हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है जैव अणु। क्या नाम है? जैव अणु। तो क्या होते हैं जैव अणु? जब जो जीव होते हैं जब वो अपनी जैविक क्रियाएं करते हैं तो उनकी जैविक क्रियाओं को करने के लिए कुछ अणु उनकी सहायता करते हैं, तो उन अणुओं को ही हम लोग बोलते हैं क्या? जैव अणु कहते हैं। क्लियर है? तो क्या कह रहे हैं? जैविक क्रियाओं को कारित करने वाले अणु जैव अणु कहलाते हैं। क्लियर? क्या है? जैविक क्रियाओं को कारित करने वाले अणु जैव अणु कहलाते हैं। क्लियर? अब कुछ जैव अणुओं के यहाँ पर मैंने नाम दे रखे हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब क्या है? आपके विभिन्न प्रकार के जैविक अणु हैं, जैव अणु हैं। क्लियर है? तो जैसे पहला हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा रासायनिक यौगिक है या ऐसा जैविक अणु है जिसमें क्या होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो अनुपात जो होता है वो आपका 1:2:1 के अनुपात में होता है। क्लियर है? क्या कहेंगे कि वह रासायनिक अणु जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में पाया जाता है वो कहलाता है क्या? हमारा कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। क्लियर है? जो एक क्या है? प्रमुख जैव अणु है। ठीक है, पहला अगर इसका हम देखें, कार्बोहाइड्रेट को भी क्या करते हैं? 3 भागों में हम लोग बांट देते हैं। क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को भी हम लोग विभक्त कर देते हैं क्या? 3 भागों में। पहला है आपका मोनोसेकेराइड, दूसरा है ऑलिगोसेकेराइड और तीसरा है क्या? आपका पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है कि वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा का एक अणु पाया जाता है मोनोसेकेराइड कहलाता है। क्या कहेंगे कि वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा का एक अणु पाया जाता है मोनोसेकेराइड कहलाता है। इसका एग्जांपल जो हो जाता है आपका वो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज या फ्रक्टोज वगैरह, है ना। ग्लूकोज क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। क्लियर है? फिर दूसरा क्या है? ऑलिगोसेकेराइड। ऑलिगोसेकेराइड क्या होता है? तो ऑलिगोसेकेराइड जो होता है उसमें क्या रहेगा? शर्करा के 2 से 10 अणुओं के मध्य अणु पाए जाते हैं। क्या रहेंगे? शर्करा के 2 से 10 अणु लगभग रहते हैं, वो कहलाता है क्या? हमारा ऑलिगोसेकेराइड कहलाता है। ऑलिगोसेकेराइड को फिर से हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। एक का नाम हो जाता है डाइसेकेराइड, दूसरे का नाम क्या हो जाता है आपका? ट्राइसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड में आपका क्या आ जाएगा? इसका अगर हम लोग देखें क्या होता है डाइसेकेराइड, तो कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या होता है कि शर्करा के 2 अणु पाए जाते हैं। क्या कहेंगे? वे कार्बोहाइड्रेट में शर्करा के 2 अणु पाए जाते हैं वो कहलाता है क्या? हमारा डाइसेकेराइड कहलाता है। उदाहरण में देखें तो इसका क्या हो जाएगा? सुक्रोज हो जाएगा। सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो C12H22O11 होता है। क्लियर है? इसी का दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं ऑलिगोसेकेराइड के, जिसको ट्राइसेकेराइड कहते हैं। ट्राइसेकेराइड का मतलब क्या हो जाएगा कि वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा के कितने अणु पाए जाते हैं? 3 अणु पाए जाते हैं, तो वो कहलाता है क्या? हमारा ट्राइसेकेराइड कहलाता है। क्या कहेंगे? वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा के 3 अणु पाए जाते हैं क्या कहलाता है? ट्राइसेकेराइड कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट ये क्या हो गया आपका? डाइसेकेराइड हो गया, ट्राइसेकेराइड। फिर आता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है? वे कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा के 10 से अधिक अणु पाए जाते हैं। क्लियर? क्या कहेंगे? वे सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट आपके जिसमें क्या होता है? शर्करा के 10 से अधिक अणु पाए जाते हैं। क्लियर? पता ही नहीं कितने हैं, है ना, बहुत ज्यादा अणु होते हैं, इसलिए हम लोग उसको n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं यहाँ पर वो n से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स आपको बता चुके हैं हम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है यानी n बराबर W/m। W क्या हो जाता है आपका? एटॉमिक वेट होता है और m क्या हो जाता है? एटॉमिक मास हो जाता है। क्लियर? क्या कहेंगे? n = W/m। n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है, W क्या हो जाता है? एटॉमिक वेट हो जाता है और m क्या हो जाता है? एटॉमिक मास हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है देखिए, पॉलीसेकेराइड का जो एग्जांपल आ जाएगा आपका क्या? C6H10O5 के होल ऑफ पावर n। स्टार्च का ये किसका सूत्र है? स्टार्च का सूत्र होता है आपका। स्टार्च जो होता है एक तरह का एग्जांपल होता है किसका? पॉलीसेकेराइड का, क्योंकि वह नंबर ऑफ मोल्स लगा हुआ है यानी n लगे हुए हैं। क्लियर है? जो कि हो सकते हैं कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका क्या? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन भी एक जैव अणु है। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है कि मुख्यतः एक कहेंगे कि वह आपका जैव अणु जो क्या होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हो। अभी देखिए कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया था कि आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। क्लियर है? यहाँ पर क्या है? प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना, यानी 4 मुख्य तत्व इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन में प्रोटीन कार्य क्या करता है? तो आपको पता है प्रोटीन का मुख्य कार्य जो होता है शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना होता है। प्रोटीन का जो मुख्य कार्य क्या है? शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना होता है। क्लियर है? फिर आपका आ जाता है क्या?
विटामिन, विटामिन क्या होता है? तो विटामिन आपको पता है कि विटामिन क्या होते हैं, शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यक जो जैव अणु होते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? विटामिन के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? शरीर में अल्प मात्रा में जो आवश्यक अणु होते हैं उनको हम लोग विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन की खोज जो की थी फुंक नाम के वैज्ञानिक ने की थी सन 1911 में। क्लियर है? क्या कहेंगे? विटामिन की जो खोज की गई थी फुंक नाम के वैज्ञानिक ने की थी सन 1911 में। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? जो विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक होता है वसा में घुलनशील और एक होता है आपका किसमें? जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो कौन कौन से? तो ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन देख लें तो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। क्लियर है? इन विटामिनों का भी हम लोग रासायनिक नाम ध्यान रख सकते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम होता है रेटिनॉल। क्या नाम होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है। विटामिन बी में अगर देख ले तुरंत ABCD करके डायरेक्ट देख सकते हैं हम लोग लाइन से। विटामिन ए का हो जाता है क्या? रेटिनॉल। बी का हो जाता है क्या आपका? थायमिन हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? थायमिन। विटामिन सी का नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है। क्लियर है? विटामिन सी का क्या हो जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है। क्लियर है? फिर कह रहा है विटामिन डी। विटामिन डी का नाम क्या हो जाता है यहाँ पर? तो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल रहता है। विटामिन ई का नाम क्या हो जाता है? तो विटामिन ई का नाम आपका रहता है टोकोफेरॉल। क्या नाम रहेगा? टोकोफेरॉल। विटामिन के का नाम हो जाता है आपका क्या? फाइलोक्विनोन या इसको नेफ्थोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन के का नाम जो रहता है नेफ्थोक्विनोन, हम लोग ज्यादातर इसको जानते हैं। फिर आ जाएगा क्या आपका? एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम आपको पता है क्या होता है कि एंजाइम वे रासायनिक यौगिक जो क्या करते हो जैविक तथा अजैविक क्रियाओं के को क्या करते हो? प्रभावित करते हो। कहलाते हैं क्या? हमारे एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम शब्द जो दिया था कुहने नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस शब्द को दिया था। यानी एंजाइम के जो खोजकर्ता हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? कुहने नाम के वैज्ञानिक। क्लियर है? हालांकि इसकी क्रिया भी जो दी थी वो दो अलग वैज्ञानिक थे। एक थे कीलॉक मॉडल, जिनको जो कीलॉक मॉडल दिया था उनका नाम था क्या आपका? एविल फिशर। और दूसरे जो थे जो इंड्यूस फिट थ्योरी दिए थे उनका नाम क्या था? कॉशलैंड। क्या नाम था? कॉशलैंड। ठीक है। एंजाइम के प्रकार कौन कौन से? तो एपो एंजाइम होता है आपका, को एंजाइम होता है और होलो एंजाइम होता है। क्या होता है? एपो एंजाइम, को एंजाइम, होलो एंजाइम। क्लियर है? फिर आ जाता है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? वे सभी रासायनिक यौगिक या वे जैवाणु जो क्या करते हो जीवों की क्रिया की दर को क्या कर देते हो? प्रभावित कर देते हो। क्या कहेंगे? वे रासायनिक यौगिक या वे जैवाणु जो जीवों की क्रिया की दर को प्रभावित कर देते हैं वो कहलाते हैं क्या? हमारे हार्मोन्स कहलाते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं इसकी अगर खोज करता देख लें तो इस हार्मोन्स की जो खोज की थी विलिस तथा स्टार्लिंग नाम के वैज्ञानिक ने की थी। क्या नाम था? विलिस तथा स्टार्लिंग नाम के वैज्ञानिक ने की थी। हार्मोन्स आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जंतु हार्मोन, दूसरा होता है क्या? पादप हार्मोन। ठीक है। जंतु हार्मोन जो होंगे जंतुओं की क्रियाविधि को क्या करते होंगे? प्रभावित करते होंगे, है ना। जैसे इंसान मनुष्य का भी हम लोग देख सकते हैं ना। मनुष्य में जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, उससे निकलने वाले हार्मोन हो गए, एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स हो गए। ठीक है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन हो गए, पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन हो गए, सब किसमें आ जाएंगे? जंतु हार्मोन में आ जाएंगे। क्लियर है? दूसरा क्या है? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन होते हैं जो पेड़ पौधों की क्रियाओं की दर को क्या कर देते हो? प्रभावित कर देते हो। वो कहलाते हैं क्या? हमारे पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन को भी हम लोग देख सकते हैं दो प्रकार से होते हैं। एक होता है वृद्धि हार्मोन, दूसरा होता है वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जो होगा उसका मुख्य कार्य क्या होगा कि वृद्धि को करने में, पौधों की वृद्धि को करने में क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर? क्या कहेंगे? पौधों की वृद्धि को करने में हेल्प करता है, सहायता करता है। तो वृद्धि हार्मोन कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल देखें तो ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है। ऑक्सिन क्या काम करता है? तो ऑक्सिन का जो मुख्य कार्य है वृद्धि हार्मोन में वो क्या करता है? जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो तने की कोशिकाएं हैं उनका दीर्घीकरण करने का कार्य करता है ऑक्सिन। क्या करता है? पेड़ पौधों की तने की कोशिकाओं का दीर्घीकरण करने का कार्य करता है कौन? ऑक्सिन करता है। क्लियर है? फिर आ जाता है आपका, और इसकी खोज किसने की थी? तो डार्विन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या की थी? इसकी खोज की थी। क्लियर है? फिर आ जाता है क्या? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन जो होता है ये ऐसा पादप हार्मोन है जो क्या करता है? पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। ऑक्सिन क्या कर रहा था? तने की कोशिकाओं का दीर्घीकरण कर रहा था, चौड़ाई में वृद्धि करवा रहा था। ये जो है आपका जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिन क्या करता है? पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में क्या करता है? हेल्प करता है। इसकी जो खोज की थी किसने की थी? तो कुरोसावा नाम के वैज्ञानिक ने जिब्रेलिन की क्या की थी? खोज की थी। फिर आ जाता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है? साइटोकाइनिन क्या करेगा? पेड़ पौधों की कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन क्या होता है? जब पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं? अपनी ब्रांचेस बढ़ाने लगते हैं, शाखाएं बढ़ाने लगते हैं ना, तो वो सब होता है क्या? कोशिका विभाजन के अंतर्गत आता है। इसकी जो खोज की थी किसने की थी? मेलर व उनके साथियों ने की थी। क्या नाम था? मेलर व उनके साथियों ने इसकी खोज की थी।
फिर वृद्धि रोधक हार्मोन्स आ जाते हैं। वृद्धि रोधक जैसा कि आप देख रहे हैं नाम से ही स्पष्ट है कि वृद्धि रोधक का मतलब क्या हो जाएगा, जो वृद्धि को क्या करते हैं, वृद्धि को रोकने का काम करते हैं, ठीक है, वो करेंगे क्या, वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाएंगे। इसमें आपका आ जाता है क्या, एथिलीन है, एब्सिसिक अम्ल है, फ्लोरिजन है। एथिलीन क्या होता है, एथिलीन वो हार्मोन होता है, पहली बात तो सारे हार्मोनों में जो कहा जाए कि कोई ऐसा हार्मोन बताइए जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, कि ऐसा कोई हार्मोन बताइए तो क्या होता हो, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो आपका कौन सा है, कौन सा हार्मोन है, एथिलीन हार्मोन है। क्लियर है, क्या होता है एथिलीन, ये गैसीय अवस्था में पाया जाना हार्मोन है जो फलों को पकाने में क्या करता है, सहायता करता है। क्लियर है, इसकी खोज किसने की थी, तो बर्ग नाम के वैज्ञानिक ने की थी। क्लियर है, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है एथिलीन, लेकिन अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि फलों को कृत्रिम रूप से कौन सा हार्मोन पकाता है ना, या कौन सा यौगिक पकाता है, तो वो एसिटिलीन होता है, जिसको हम लोग एथाइन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, जिसका केमिकल फॉर्मूला C2H2 होता है, और इस जो एथिलीन है इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या, C2H4 होता है। क्लियर, ठीक है। फिर आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये पौधों की वृद्धि को रोक देता है, ठीक है, क्या करता है, पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, तो वो कहलाता है क्या, हमारा एब्सिसिक अम्ल कहलाता है। क्लियर है, तो ध्यान रखें, इसकी जो खोज की थी, एब्सिसिक अम्ल की खोज की थी, किसने की थी, तो कार्न्स तथा एडिकोट नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, कार्न्स तथा एडिकोट। क्लियर है, कार्न्स तथा एडिकोट नाम के वैज्ञानिक ने एब्सिसिक अम्ल की खोज की थी, ठीक है। फिर आ जाता है आपका क्या, फ्लोरिजन। फ्लोरिजन का देखिए मुख्य कार्य क्या होता है कि पेड़ पौधों में फ्लावर्स के जो आने की प्रक्रिया होती है, यानी कि पुष्पन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है कौन, फ्लोरिजन नाम का हार्मोन। क्या कहेंगे कि पेड़ पौधों में पुष्पों की क्रिया, पुष्पों के आने की क्रिया या पुष्पन की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रभावित करता है कौन, हमारा फ्लोरिजन नाम का हार्मोन। क्लियर है, फिर आ जाता है कि आपका वसा। वसा क्या होता है, तो वसा होता है ग्लिसरॉल का और एस्टर का संयोग करके बना हुआ यौगिक। क्या कहेंगे, ग्लिसरॉल और एस्टर आपस में संयोग करके जब कोई नया यौगिक बनाते हैं उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, वसा के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, फैट बोल देते हैं ना। वसा भी दो प्रकार की होती है, एक होती है आवश्यक वसा, एक होती है अनावश्यक वसा। आवश्यक वसा क्या होती है, आवश्यक वसा वो होती है जो शरीर अपने आप ही बना लेता है, चाहे आप उसको भोजन के थ्रू ग्रहण करें या ना करें, शरीर को जितनी वसा की आवश्यकता है वो क्या करेगा, स्वयं बना लेता है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, आवश्यक वसा के नाम से जानते हैं। अनावश्यक वसा होती है वो जिसको हम लोग बाहर से ग्रहण करते हैं भोजन में, अलग अलग चीजें खा कर, जैसे ऑयली सब्सटेंस खा लिए है ना, इस तरह की जो फैटी चीजें होती हैं उनको खाते हैं, तो क्या हो जाता है आपका अनावश्यक वसा में, यानी जो हम लोग भोजन के थ्रू ग्रहण कर रहे हैं वो अनावश्यक वसा है। आवश्यक वसा होती है जो शरीर स्वयं बना लेता है, यानी जो वसा शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है उसके लिए शरीर किसी भोजन या किसी अन्य पदार्थ पर निर्भर नहीं रहता है, वो स्वयं अपने अंदर शरीर के अंदर वो चीज बन जाती है, वो वसा बन जाती है। तो आवश्यक वसा और अनावश्यक वसा होती है। फिर आता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, किसी भी कोशिका की, जीवित कोशिका के भीतर क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं उनके भीतर एक केंद्रक होता है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रकार का अम्ल विकसित होता है, तो उस अम्ल को ही हम लोग बोल देते हैं क्या, न्यूक्लिक अम्ल कह देते हैं। क्लियर है, क्या कह देते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक मिसर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की क्या की थी, खोज की थी। किसने की थी, तो फ्रेडरिक मिसर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या की थी, न्यूक्लिक अम्ल की सबसे पहले खोज की थी। क्लियर है, अब आ जाता है न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार से बटा होता है, एक होता है आपका डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए आरएनए आपने सुन रखा होगा, डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। डीएनए की खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक मिसर ने ही खोज की थी, लेकिन डीएनए का जो मॉडल बताया गया था वाटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। ध्यान से सुनिएगा, क्या चीज है कि डीएनए की जो खोज की थी वो किसने की थी, फ्रेडरिक मिसर नाम के वैज्ञानिक ने, जबकि डीएनए का जो मॉडल बताया गया था डबल हेलिकल मॉडल जो इसका होता है डीएनए का, वो जो मॉडल बताया गया था किसके द्वारा बताया था, वाटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। क्लियर है, जबकि डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो वो अलग वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कॉर्नबर्ग। क्या नाम था, कॉर्नबर्ग नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, डीएनए का संश्लेषण किया था। क्लियर है, डीएनए कितने प्रकार का होता है, तो डीएनए मुख्यतः 5 प्रकार का होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। क्या हो जाता है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा। फिर आता है आरएनए। आरएनए क्या है, तो आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होती है आरएनए की, क्या फुल फॉर्म होती है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर है, आरएनए की जो खोज की थी वाटसन और आर्थर अर्ग नाम के वैज्ञानिक ने की थी। आरएनए की खोज किसने की थी, तो वाटसन और आर्थर अर्ग नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी आरएनए की। आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए। एमआरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरआरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक
एसिड होता है। टीआरएनए की फुल फॉर्म क्या है? जो ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर है? तो ये आपका डीएनए आरएनए हो गया। क्लियर है? अब इसमें कुछ चीजें बनती हैं क्वेश्चन में, जैसे आपने पूछ रहा था ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज अभी मैंने बताया था आपको शुरुआत में, क्या मोनोसेक्राइड का क्या है? टाइप है। फ्रक्टोज क्या है? तो फ्रक्टोज भी मोनोसेक्राइड से आ जाता है। ठीक है? स्टार्च आपका पॉलीसेक्राइड में चला जाता है। C6H10O5 के होल पावर n होता है किसका सूत्र? तो स्टार्च का सूत्र होता है ना। फिर आ जाता है आपका क्या? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपका पता है किससे पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। प्रकृति में कहा जाता है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो यौगिक है, जैव अणु है, वो क्या कहलाता है? आपका सेल्यूलोज कहलाता है। अच्छा, सेल्यूलोज से क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी। कहते हैं क्या कि जो पुरानी बुक्स होती हैं उनके पन्ने पीले क्यों पड़ जाते हैं? एक क्वेश्चन बनता है क्या पुरानी बुक्स के पन्ने पीले क्यों पड़ जाते हैं? तो आप क्या बताएंगे? पुरानी बुक्स जो होती हैं या पुरानी जो पुस्तकें होती हैं उनके पन्ने पीले इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि उनमें पाया जाने वाला जो सेल्यूलोज होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है समय के साथ साथ। जब समय के साथ साथ उसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो उनके पन्ने कैसे हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे इससे, सेल्यूलोज से। ठीक है? फिर आ जाता है क्या? मॉल्टोज। मॉल्टोज क्या होता है? ये माल्ट शुगर होती है। क्या होती है? माल्ट शुगर होती है मॉल्टोज आपकी। ठीक है? तो जो मॉल्ट शुगर का मतलब क्या होता है? मॉल्ट शुगर वो शुगर होती है जो जौ के जो अंकुरित जौ होता है उसके रस से बनाई जाती है। उसको बोलते थे क्या हम लोग? मॉल्ट शुगर कहते हैं। और मॉल्ट शुगर जो है वो क्या होता है? मॉल्टोज का ही एक रूप है। क्लियर है? क्या कहेंगे? मॉल्ट शुगर होती है किससे बनती है? जौ के रस से बनाई जाती है। जौ अंकुरित जौ के रस से बनाई जाती है। क्या? माल्ट शुगर। और माल्ट शुगर क्या है? तो मॉल्टोज के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। फिर आ जाता है लैक्टोज। लैक्टोज क्या? दुग्ध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है, यानी मिल्क शुगर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। किसको? लैक्टोज को। ठीक है? तो लैक्टोज क्या होती है? मिल्क शुगर के नाम से हम लोग इसको जान सकते हैं। दूध में पाई जाने वाली क्या है? शर्करा होती है। ठीक है? फिर आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? तो ग्लाइकोजन आपको पता है कि ग्लाइकोजन जो होता है जीवों के अंदर संरक्षित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। क्या कहेंगे? जीवों के शरीर के भीतर संरक्षित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाने वाला जैव अणु जो होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोजन के नाम से जानते हैं। क्लियर? ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये ग्लूकोज इसमें हो जाएगा आपका, फ्रक्टोज हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा, मॉल्टोज हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे आपके? इसके यौगिक रहेंगे जो इसको भी आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये आज आपके लिए हम एक केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए थे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।